हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएश पॉइंट। हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें से हमारा जो नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो 9th क्लास स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे बात कर रहे थे हम लेसन 1 के बारे में, ठीक है। ये क्या है? समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे, जैसे जनमत संग्रह हो गया, तख्ता पलट, मजदूर संघ, साम्यवादी शासन, राजनीतिक बंदी, मार्शल लॉ, हड़ताल, बीटो, ये सारी बातें हम लोग क्या कर चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और उपनिवेश का जो था तो उनको डिटेल से समझ चुके हैं कि किनका क्या मतलब होता है। तो ये कीवर्ड लिखवाने का मतलब क्या होता है मेरा, कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें और जैसे ये आ गया, ठीक है, तो जो भी हमारे टर्मिनोलॉजी आती है तो उनका थोड़ा बहुत यदि हमको मतलब पता होता है तो हम बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको भी हम लोग पढ़ चुके थे कि इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो क्या है हमारा पहला है 1.1 का पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के 2 किस्से, ठीक है। तो परिचय के बाद अब हमारा आ रहा है लोकतंत्र के 2 किस्से। अब इसके बारे में यदि हम बात करें तो मेरे मुल्क के मेहनतकश यानी कि मेहनतकश मजदूरों चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। यानी कि ये किसी का स्टेटमेंट है। अब देखते हैं किसका स्टेटमेंट लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी इन्वर्टेड कामा में कोई चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे हम अपनी बातें या राइटर अपनी बातें नहीं लिखते हैं। ये किसी के द्वारा जो बोली गई होती है बातें, उन्हीं को एज इट इज लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों और जिस यानी कि चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर पर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी भी कभी भूलना नहीं चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिले वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखा गया है कि ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा, ठीक है। तो ये किनका स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे यदि आपको ये डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम में जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये दो हैं। और यहाँ पे आप कि जरा यदि आपके पास बुक हो, यदि स्लाइड में बेहतर तरीके से ना दिख रहा हो, तो आप बुक में देखेंगे कि ये जो मेहमान आते हैं इनकी दृष्टि थोड़ा अजीब टाइप की लग रही है, ठीक है। जैसे किसी को हम शक के दायरे में देख रहे हैं, किसी को हे दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ वैसे इन लोगों की देखने का जो नज़रिया है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। या इस चित्र में या जो ये डायग्राम दिखाया गया है इनमें है कौन कौन, तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति आएदे यानी कि हेलमेट में, जो ये हेलमेट में है ये व्यक्ति, ठीक है। तो ये कौन है? राष्ट्रपति आएदे है। और उसके बाद है कि चिले के राष्ट्रपति भवन ला मोनेदा के सामने यह चित्र जो है 11 सितंबर 1973 का है। और इसके कुछ घंटों के बाद ही आएंदे की हत्या कर दी गई। इस चित्र में आए लोगों के चेहरे के भाव क्या कहते हैं? यानी कि ये राष्ट्रपति भवन के पास के चिले के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चिला एक जो भी कंट्री है उसके राष्ट्रपति भवन के पास का ये वहाँ के राष्ट्रपति जी हैं और उनका डायग्राम, ये जो पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं ये आते हैं मेहमान नवाजी के लिए, और उसके बाद होता क्या है कि कुछ ही देर बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और मरने से पहले, सांस दम या कि दम तोड़ने से पहले उन्होंने ये ओ यानी कि बात करें आ एंदे का ये वर्ड था, ये जो अभी हमने पढ़ा इन्वर्टेड कामा का, ठीक है, कि मेरा जो यानी कि कुर्बानी की बात करें तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जो इसमें पूरी बातें कही हैं कि एक दिन
ना एक दिन ऐसा आएगा जब हम क्या करेंगे, आज़ादी पाएँगे, ठीक है? बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं, हमारा देश ही नहीं, बहुत सी कंट्रियाँ ऐसी थी जो कि गुलाम थी किसी न किसी की, तो उनको कड़े संघर्षों के बाद ही आज़ादी मिली थी। देन उसके बाद अब हम बात करें, ये सल्वाडोर एंदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं, ठीक है? तो सल्वाडोर एक दक्षिण अमेरिका का क्या है हमारा, यदि बात करें तो एल सल्वाडोर करके है, ठीक है? एक कंट्री है, तो वहाँ के बारे में बात की गई है। उसके बाद आता है कि आखिरी भाषण उनके के मतलब ये जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनके कुछ अंश थे, और वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें ये सल्वाडोर के साथ रहने वाले थे, और चिले यानी कि दक्षिण अमेरिका में चिली जिसे बोलते हैं अभी हम, ठीक है? आपको पता होगा कि पेरू, चिली दक्षिण अमेरिका में। आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है, और इसको प्लीज़ पूरे ईमानदारी से करिएगा कि जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है? ये एक कॉन्टिनेंट है, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है उनमें से एक ये भी है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कुल कितने देश हैं। ठीक है, कुल कितने देश हैं, और बहुत ज़्यादा देश नहीं है, हाँ, मतलब कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको लर्न कर सकते हैं। तो उसको लर्न करके उनमें से सबसे बड़ा देश कौन-सा है दक्षिण अमेरिका में, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे चिली भी एक दक्षिण अमेरिका का ही देश है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये उनके राष्ट्रपति थे। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह दिया था, और उसी दिन फ़ौज के मतलब फ़ौज ने उनकी सरकार का तख्तापलट कर दिया था, ठीक है? अब तख्तापलट का मतलब क्या हो गया? आपने यदि नोट्स में लिखा हो तो आप उसे अभी पलटिए और देखिए कि तख्तापलट का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बात की गई कि ये 1973 की सुबह की घटना है, और उसी दिन फ़ौज ने उनकी सरकार का क्या कर दिया, तख्तापलट कर दिया। आएंदे चिले की यानी कि बात करें तो चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके क्या थे वो, या कि सॉरी समाजवादी पार्टी जो थी सोशलिस्ट पार्टी, उसके वो क्या थे, संस्थापक थे। और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आएंदे ने गरीबों और मजदूरों के कायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए, ठीक है? यानी कि उन्होंने क्या किया था, अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इनमें से कार्यक्रम कौन-कौन से थे? शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से ताबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था, ठीक है? यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई कि उनका जो राजनीतिक गठबंधन था तो वो किस लिए था, विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तावा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ वो ऐसा काम कर रहे थे, ठीक है? जैसे यहाँ पे अंग्रेज हमारे देश से काफ़ी मात्रा में हीरे जवाहरात मोती ये ले जा रहे थे, ठीक है? तो इनके खिलाफ संघर्ष किया गया। वैसे ही वहाँ पे जो प्राकृतिक संपदा, आपको पता है कि हमें ये सारी चीज़ें प्रकृति से ही प्राप्त होती है, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, हीरा हो, सोना, सब कुछ, ठीक है? तो ये क्या बात करें, मतलब कि तांबा यदि उनके देश से बाहर ले जा रहा, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था, ये गठबंधन किया था। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। यानी जो उनकी नीतियाँ थी एंदे की, तो उनकी नीतियों को अमीर लोग कौन कौन से हो गए यहाँ पे, तो मुल्क में जो चर्च थे, ठीक है, चर्च के जो भी वहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद है जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थी। अब ये पसंद क्यों नहीं करते थे, क्योंकि अभी हमने देखा कि इन्होंने किस किस मुद्दे पे अपना ये जो संघर्ष या गठबंधन किया था, तो किया था शिक्षा के सुधार के लिए, गरीबों के लिए, तो इसीलिए इनको ये पसंद नहीं था, ठीक है? यानी कि ये बात आपने समझी ना कि इन्होंने किस लिए संघर्ष किया था, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए।
जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें सुधार करने के लिए। देन उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटने के लिए। और इसको पसंद कौन नहीं करता था? जमींदार वर्ग पसंद नहीं करता था, अमीर लोग पसंद नहीं करते थे, और जो चर्च के पादरी वगैरह होते थे वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चर्च में जो होते थे वो अपने आप को भगवान समझते थे। और उनको जब शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में यदि सुधार लाया जाएगा तो कहीं न कहीं उनको फिर भगवान कोई मानने वाला नहीं था, इसलिए फिर वो लोग क्या करते थे, इसीलिए इनका विरोध करते थे। तो ये बातें आप इधर से पढ़ के इधर को आपको इंटरलिंकिंग करनी है कि यदि इन्होंने ऐसी आवाज़ उठाई तो उनका ऑब्वियस है संघर्ष कौन करेगा? यानी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने आवाज़ उठाई है तो ये संघर्ष करेंगे, ठीक है? उसके बाद है बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जमींदार वर्ग, बिल्कुल ऑब्वियस है कि मतलब उनसे सहमत तो नहीं ही होंगे, और अमीर पसंद यानी कि बात करें तो जो अमीर लोग भी इनको पसंद नहीं करते थे। और भी राजनीतिक पार्टियां थी अदर, वो भी क्या करती थी, इनको ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं करती थी, और इसी वजह से इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है? और ये स्टेटमेंट इनका 1 से 2 बार आप लोग और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा बेहतर तरीके से कि उन्होंने क्या बातें कही थी। उसके बाद आता है हमारा 1973 का सैनिक तख्ता पलट। अब इसको समझते हैं डिटेल से कि हमने तो पढ़ा कि सेना ने उनकी निर्मम हत्या करके तख्ता पलट कर दिया। तो अब क्या-क्या है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि 11 सितंबर 1973 को एंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, ठीक है? ये पूरा कहानी के रूप में है, थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा यदि हालाँकि बोरिंग इतना भी नहीं है, बढ़िया इंटरेस्ट से पढ़िएगा, मज़े से हम देश-विदेश की जानकारी ले रहे हैं, तो अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना, लेकिन इससे इंटरलिंक करके हमको एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? तो इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम अपने देश को समझेंगे, विदेश को समझेंगे, तभी हम कुछ आगे हमारी जो माइंडसेट है वो कुछ डेवलप हो पाएगा, ठीक है? कि विदेशों में ऐसा होता था, हमारे कंट्री में कैसा हो रहा है और अदर कंट्रीज़ में कैसा हो रहा है, उस हिसाब से और क्या सुधार करना चाहिए, हम आइडिया लगा पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे होता क्या है, पूरा कहानी के रूप में ही हम लोग समझेंगे कि 11 सितंबर 1973 को आएंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, ठीक है? जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे, यानी कि जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जब अपने कार्यालय पहुंचते हैं तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। यानी कि सेना के लोगों ने क्या किया, उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की, ठीक है, कि राष्ट्रपति इससे पद छोड़ने को कहा। यानी कि रेडियो के माध्यम से जो सेना थे, तो सेना के अधिकारियों ने क्या किया, घोषणा की। और क्या घोषणा की, राष्ट्रपति से पद छोड़ने को उन्होंने कहा। एंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। यानी कि जो चिले के राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने क्या किया कि ना तो वो इस्तीफा देने को राजी हुए और ना तो उन्होंने इस बात को माना कि हम देश से बाहर जाएंगे, यानी अपना देश छोड़ के कहीं जाएंगे, ठीक है? फौज कुछ करती, इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े हैं। यानी कि फौज कुछ करती, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी उनकी ही बातें थी, ना तो मेरी हैं ना किसी अदर राइटर जो एनसीईआरटी के राइटर हैं उनकी हैं। और ये बात हमेशा आप रखिएगा और इसका मतलब भी याद रखिएगा। हालांकि मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि जब भी कोई चीज़ सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी हो तो उसको प्लीज़ ये समझिएगा किसी महापुरुष की ये एज इट इज जो उन्होंने बोला वही वाणी यहाँ पे उनकी छाप दी गई है, ठीक है? वहाँ पे किसी का और कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हम इन्वर्टेड कामा में कहते हैं कि महात्मा गांधी का स्टेटमेंट लिखना है या नेहरू जी का स्टेटमेंट लिखना है, इन्वर्टेड कामा में ही लिखते हैं, वो इसी वजह से लिखते हैं, ठीक है? तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो उन्होंने क्या किया था, पहले ही अपनी जो सेना थी वो कुछ करती, क्योंकि सेना पहले ही धमकी दे चुकी थी और जो डिफेंस मिनिस्टर से उनको गिरफ्तार कर चुकी थी। तो वहाँ पे जब राष्ट्रपति को बोला जाता है कि आप देश छोड़ के चले जाइए या तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए, उन्होंने दोनों से ही इनकार कर दिया और रेडियो पे अपना अच्छा खासा उन्होंने पूरा स्पीच दिया
उसके बाद हम बात करें, फिर फौज ने राष्ट्रपति के पास यानी कि राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया। यानी कि जो फौज थी वहाँ की, उसने क्या किया कि राष्ट्रपति भवन को घेर लिया चारों तरफ से, और उस पर बम बरसाने लगी। यानी कि फौज किसमें, हिंसा में उतर आती पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करती है, राष्ट्रपति भवन को घेर लेती है और बम बरसाने लगती है। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आयंदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं ये बात मानूंगा नहीं तो कहीं ना कहीं मेरी जान को खतरा है, और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। पहले ही रेडियो में अपनी बातें कह गए थे वो। ठीक है, और जब उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया तो सेना बम बरसाने लगी और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। यानी कि चिले में जो कुछ हुआ आकस्मिक, ठीक है, कि उसे हम क्या कहते हैं, सैनिक तख्तापलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल आगस्तो पिनोसे कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो बगावत थी, यानी बगावत ही थी एक तरफ से कि अब भाई राष्ट्रपति देश के हेड होते हैं, आप उनसे ही बगावत कर रहे हो। ठीक है, तो जिसका नमक खा रहे हो उन्हीं की थाली में छेद भी कर रहे हो। तो यहाँ पे वही हाल हुआ और उन्होंने बगावत किया, और इसके जो अगुवाई के हेड थे वो कौन थे, अगस्तो यहाँ पे पिनो से करके थे। ठीक है, और वहाँ पे यदि हम बात करें तो अमेरिका की सरकार आयंदे के शासन से खुश नहीं थी। अमेरिका की सरकार आयंदे के शासन से खुश नहीं थी, क्योंकि वो उनकी मर्जी से नहीं चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसने तख्तापलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्तापलट के बाद पिनोसे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे, और उन्होंने अंगले यानी कि बात करें जिन्होंने इसकी अगुवाई की थी। ठीक है, तो ये सेना के ही अधिकारी थे और यही क्या करते हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि अगले 17 वर्षों तक राज किया। अब देखिए उनका इतना ज़्यादा दबदबा बन चुका था, वो अगले 17 वर्षों तक राज्य करते हैं। पिनोसे की सरकार ने आयंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों को क्या किया कि जो भी लोकतंत्र की मांग करने वाले होते थे तो उनका दमन कर दिया। यानी कि जो यदि बात करें तो आयंदे के समर्थक थे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनके जो समर्थक थे तो उनका दमन कर दिया गया। या कि जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, क्योंकि सेना जब आर्मी वहाँ पे राज करेगी वो अपने हिसाब से करेगी, तो ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो भी समर्थक थे या लोकतंत्र की मांग करते थे कि हमारे देश में एक डेमोक्रेसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वहाँ पे उन लोगों का क्या कर दिया जाता था, दमन करवा दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। ठीक है, उनकी हत्या कराई गई, यानी कि उनकी हत्या भी कराई जाती थी। इसमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो वेसेले और अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्तापलट में शामिल होने से इनकार किया था। यानी कि अभी हमने पढ़ा था ना कि नौसेना वाले ये थे, सारा ड्रामा कर रहे थे, तो जो वायुसेना के कुछ ऐसे व्यक्ति थे, हालांकि बहुत से लोग समर्थक थे उनके, बट कुछ ही जो लोग थे जो वो किसके, आयंदे के समर्थक थे। ठीक है, तो इन लोगों को जैसे कि वायुसेना के प्रमुख जो है जनरल अल्बर्टो वेसेले, तो इन सभी को क्या कर दिया गया था, मरवा दिया गया था। उसके बाद हम बात करें तो जनरल वेसेले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। ठीक है, सेना ने 3000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। काफ़ी सारे लोग लापता हो गए, कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। यानी कि सेना जो वहाँ पे राज कर रही थी उसने अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि अभी किसी भी कंट्री में लोकतांत्रिक, यानी कि अमेरिका का सीधे आपको पता है कि एक पावरफुल कंट्री है, तो ज़्यादातर हम यदि कंपेयर भी करते हैं तो कुछ ऐसे ही देशों से करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको हर जगह पे कि भारत में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, तो ये ज़्यादातर वही से कंपेयर किया जाता है। तो अभी वहाँ पे भी अमेरिका में भी क्या हुआ था, लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं आई हुई थी।
ठीक है। उसके बाद उनको मरवा दिया जाता है, सेना का ही शासन चल रहा था। देन आगे की बात करें तो लोकतंत्र की वापसी, जब तक आइंदे थे तो उन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, लोकतंत्र था, लेकिन जैसे ही सेना आती है वो लोकतंत्र को खत्म कर देती है। ठीक है। अब लोकतंत्र की वापसी के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये जो इसमें लिखा हुआ है ये बकवास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये होमवर्क करने के लिए है कि आप खुद से करें। जैसे लिखा हुआ है कि नक्शे में चिले की खोज करो और उसमें रंग भरो। हमारे देश के किस राज्य का आकार चिले की तरह का है। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मैप की भी ज़रूरत है, चाहे कोई भी एटलस हो, जो भी, चाहे स्टूडेंट हो और चाहे ऑक्सफोर्ड का हो, जो भी आपके पास एटलस हो, उससे आपको जो अमेरिका का अब चिली बोलते हैं उसको, तो उसको आपको देखना है, सर्च करना है कि कहाँ पे है, क्या है, उसके आसपास की और भी कंट्रियाँ क्या है, तो उससे रिलेटेड आपको देखना है। ठीक है। अगले एक हफ्ते तक अखबार में दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में छपने वाली सभी खबरों की कतर ने जुटाओ। यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो भी दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड खबरें छपती है, अब दक्षिण अमेरिका में हालांकि 13 देश अभी हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी होता है, कुछ वहाँ पे लैंड लॉक कंट्री भी है, तो उनको भी आप यदि मैप देखोगे बेहतर तरीके से तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और थोड़ा मैप बनाने की कोशिश करते रहा करिए तो बेहतर होगा। ठीक है। क्योंकि जब भी हम लिखते हैं और हम एक सबसे अलग अपनी आंसर राइटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे यही सब हमारे काम आते हैं। जैसे फ्लो चार्ट हो गया, मैप के द्वारा दर्शाना हो गया, कोई चीज़ बता रहे हैं उसको डायग्राम के द्वारा दर्शा देते हैं, तो वो क्या होता है एग्जामिनर को भी आसानी से समझ में आ जाता है कि हमने कुछ थोड़ा सा लिखा कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी थी, देन उसको समझा दिया ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, बस उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए वो इम्प्रेस होके और भी नंबर देने की कोशिश करते हैं। तो हमको ये सारे प्लस पॉइंट हमारे होते हैं और इन पे वर्क करना चाहिए। जब तक हम नहीं करेंगे काम तो नहीं बनेगा, क्योंकि मैप ऑलरेडी टेढ़ा मेढ़ा होता है और जब हम बनाते हैं तो और भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। ठीक है। देखने के साथ साथ हमको बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अब हम बात करेंगे तो ये आप लोगों के लिए है, आपके पास बुक हो या पीडीएफ हो, जो भी हो आप पढ़ेंगे ही। जो मैंने बताया कि एक बार आप अपने से पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे से पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ेंगे तो इसको करना है, ये करने के लिए है, सिर्फ देखने के लिए नहीं लिखा गया है कि खुद से करें, खुद से सीखें कि हम देख लें कि अरे हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की वापसी। अब होता क्या है, थोड़ा यहाँ पे बात करें तो जो पिनोसे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। कब? 1988 में। 1973 की घटना थी, और जो घटना थी, अब आते हैं ये 1988 में, और यहाँ पे उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। और उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक है। वो ओवर कॉन्फिडेंस थे, जो मैंने संडे के वीडियो में आपको बताया था कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत घाटा करवाता है अपने आप को। ठीक है। जब भी कोई ओवर कॉन्फिडेंस, हम आप कोई भी हो, चाहे वो देश के राष्ट्रपति महोदय ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे बहुत ही घाटा होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कैसे घाटा हो रहा। उन्होंने क्या किया कि जनमत संग्रह कराने का फैसला किया कि सारी जनता, भाई मैंने 17 साल राज किया, अब सारी जनता तो मेरे पास ही होगी, मेरे ही पक्ष में बोलेगी। ठीक है। अब होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। यहाँ पे जब जनमत संग्रह की बात आती है तो चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। जो चिले के लोग थे उन्होंने क्या किया था, अपनी जो लोकतांत्रिक परंपरा थी उसको भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोसे की सत्ता को ठुकरा दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, भारी कोई वोटिंग वगैरह नहीं पड़ी थी। जनमत संग्रह की मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है। जनमत संग्रह का मतलब, तो वहाँ पे कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती। आप सहमत हैं या नहीं है, हाँ या ना में आपको जवाब देना पड़ता है। जैसे मैंने आपका क्लास के मॉनिटर का एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पे यदि चुना जाता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें क्या प्रोसेस होती है। ठीक है। कि आप हैंड अप करो, जो समर्थक है, नहीं है तो हाँ नीचे के ये रहो, पता चल जाएगा कितने समर्थक हो कितने नहीं हो। ठीक है। वही हुआ कि यहाँ पे कितने इसके पक्ष में है, कितने विपक्ष में है, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने क्या कह दिया कि हम इनके विपक्ष में हैं।
ठीक है, उनका भारी बहुमत से वो अच्छी तरीके से हार चुके थे और क्या हुआ, उनकी सत्ता को ठुकरा दिया जाता है। इससे पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई, यानी उन्होंने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। ठीक है, उन्होंने बस ओवर कॉन्फिडेंट के चलते कि मेरा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं 17 साल से राज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जबकि जनता परेशान थी। आपको पता है कि एक लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था क्या होती है और एक राजतांत्रिक या सैनिक जो भी व्यवस्था होती है वहाँ के देश की कंडीशन क्या होती है कि वहाँ अब जहाँ गरीबों के लिए बात की जाती है लोकतांत्रिक देश में, बच्चों के लिए बात की जाती है, महिलाओं के लिए बात की जाती है, एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करने की बात की जाती है, वहाँ ये सब नहीं करते थे। और जब ये सब नहीं करते थे तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं चाहिए होती है। लोग आपको देख के कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत ताकतवर हो, तो ऐसे तो देख के उनका पेट नहीं भरने वाला, उनको संतोष नहीं होने वाला। ठीक है, आपके डर से, वो आपके डर से आपकी जी हजूरी करे वो अलग बात है, लेकिन आपके पीठ पीछे अच्छी खासी गालियां भी देते हैं और मन में मनाते भी हैं भगवान से 4 बार कि ये व्यक्ति हट जाए किसी कदर तो 4 नारियल और तोड़ देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे यही कंडीशन थी। वो लोग 17 साल हो चुके थे लेकिन फिर भी उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आए जब ये व्यक्ति सत्ता से जाए। ठीक है, और वो दिन आया, उसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, जनमत संग्रह करवाया और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, और उसका क्या हो गया, पूरा जो तख्ता पलट करके आया था उसका भी तख्ता पलट हो गया। ठीक है, यानी कि वो भी अपने सत्ता से हाथ धो बैठा। उसके बाद होता क्या है कि अपने आखिरी भाषण में आयंदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वह सही साबित हुई। यानी उन्होंने कहा था ना कि हमारी जो ये बलिदान दे रहे हैं वो कुर्बानी हमारी बेकार नहीं जानी चाहिए, आप लोग इसको भूलना नहीं। ठीक है, तो जो उन्होंने अपने आखिरी स्पीच में कहा था और जिस उम्मीद से कहा था, तो उम्मीद वो जो जाहिर की थी वह सही साबित हुई। चिले की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा दे दी। इसके बाद से अभी तक चिले में 4 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे से, यानी कि बात करें हम तो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म होती गई। बाद में आई सरकारों ने मतलब कि जो भी बाद में सरकारें आई तो पिनोशे के राज्य में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए गए हैं, मतलब कि दिए हैं। इन जांचों से पता चलता है कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसमें भारी भ्रष्टाचार भी किया गया था। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जब बाद में लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था होती, जब पिनोशे सरकार जाती है और उसके बाद जब पूरा सिस्टम बनता है, ये ज़्यादा दिन की घटना नहीं है। ठीक है, जब हो सकता है कि आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ भी फंस जाए, 1988 की बात करें, नहीं आपका नहीं फंस सकता, आपके बड़े भैया पापा लोगों का फंस सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि हम 1947 में ही क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे, लेकिन यहाँ पे 1988 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया था। तो इसमें क्या हुआ, हालांकि आप सभी लोग, जहाँ तक मेरी आशा है कि आप सभी लोग यानी 1990 के इधर के ही होंगे। ठीक है, 99 98 के ही होंगे, उधर 98 बहुत ज़्यादा, मतलब 1988 बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब उतने में तो कोई यूपीएससी की तैयारी करने नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सरकार आती है, देखती है, जब वहाँ पे जांच बैठाई जाती है कि पिनोशे सरकार ने क्या क्या किया था, तो वो सिर्फ क्रूर वश नहीं थी, काफ़ी सारा बढ़िया माल वगैरह लूटे थे। ठीक है, अच्छा खासा भ्रष्टाचार किए थे क्योंकि सबको अपने अपने मर्जी का करने को मिल रहा था। सब अधिकारी छोटे से लेके बड़े तक में भ्रष्टाचार 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 भरा हुआ था। उसके बाद आगे की बात करें, ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनोशे सरकार ने जनरल वेस्ले की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी क्या जेल में डाल दिया था और काफ़ी परेशान किया। वही लड़की मिशेल वेसेले आज चिले की राष्ट्रपति है। ठीक है, तो जिसको वहाँ पे डाला गया था जेल में, ठीक है, जो एंदे की वाइफ थी और उनकी लड़की थी, उनको जेल में डाल दिया गया था। वही लड़की आज चिले की राष्ट्रपति है और जनवरी 2006 से सत्ता संभाल रही है। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर है और लातिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला है। राष्ट्रपति के
चुनाव में मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता था। चिले में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उनके ही भाषण या स्पीच के एक अंश से समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चिले में पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जब पूर्व जो राष्ट्रपति महोदय थे उनके शासनकाल में, और जैसे ही सेना की सत्ता आती है लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी 17 साल के लिए यानी कि 1973 से 1988 तक पूरी डल हो जाती है। और उसके बाद जब जनमत संग्रह होता है और जनमत संग्रह के बाद ही यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित हो पाती है। ठीक है, तो अब यदि पूछा जाए कि चिले में किस तरीके से लोकतंत्र पुनः वापिस आया, तो जनमत संग्रह के द्वारा ही आया। ठीक है, जब उन्होंने जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह में जनता ने उनको अच्छे खासे बहुमत से ठुकरा दिया कि ये राष्ट्रपति हमको अपने देश में नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे जब दूसरे आते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी वो पुनः आ जाती है। तो इसमें यदि हम बात करें कि यानी पहले क्या हुआ, उसका पतन हुआ, फिर उसका उत्थान हुआ, तो इसके बारे में जो लिखा गया है यहाँ पे क्या है कि चूंकि मैं नफरत का शिकार बनी थी, जो वहाँ की राष्ट्रपति थी, तो वो क्या बता रही कि चूंकि मैं नफरत का शिकार बनी थी इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफरत को ख़त्म करने, यानी कि उन्होंने पूरा जीवन अपना नफरत को ख़त्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया। यानी कि वो नफरत का शिकार ही थी। उनके पापा को जो राष्ट्रपति थे तो उनको क्या किया गया, नफरत की वजह से ही मार दिया गया। ठीक है, और नफरत की वजह से ही उनकी मम्मी और उनको जेल में रखा गया। तो वो जब नफरत का शिकार थी तो वो नफरत को ख़त्म करने के लिए, सब में प्यार बांटने के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने क्या कहा कि मैंने इसमें ही लगा दिया, कहीं और नहीं गई, जबकि वो पेशे से क्या थी, डॉक्टर थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पोलैंड में लोकतंत्र, तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या कैसी घटना पोलैंड में हुई थी। अभी हम चिले के बारे में पढ़े हैं कि कैसे उसका क्या कंडीशन था। सो आई होप कि वो समझ में आ गया होगा, और 1 से 2 बार आप लोग खुद से उसको पढ़ लीजिएगा तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसको पोलैंड में लोकतंत्र की घटना को हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। ठीक है।